ध्यान सुनिएगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सर हमारे पास 3D मॉलिक्यूल है। हमारे पास क्या है? हमारे पास 3D मॉलिक्यूल है। 3D मॉलिक्यूल, हमारे पास 3D मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आपको भी पता है कि बोर्ड पे 3D मॉलिक्यूल तो दिखा नहीं सकते भाई। बोर्ड पे 3D मॉलिक्यूल स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे? पॉसिबल नहीं। बोर्ड पे क्या मतलब स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 3D मॉलिक्यूल दिखा पाना पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे, 2D मॉलिक्यूल में बनाएंगे। बनाएंगे मतलब 2D मॉलिक्यूल में प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करना मतलब बनाना। और उसके लिए हमारे पास फिलहाल अभी 3 दिख रहा, कम से कम 4 ऑप्शन है। अब क्या क्या है हमारे पास? एक प्रोजेक्शन है सॉ हॉर्स। सॉ हॉर्स मतलब ये बिल्कुल घोड़े जैसे दिखता है प्रोजेक्शन। अच्छा, कोई पूछे सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है, तुम क्या बोलेंगे? सब 3D मॉलिक्यूल को सबसे अच्छे समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2D में कन्वर्ट करके समझाना एक सॉ हॉर्स मेथड है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। एक और कौन सा है? न्यूमॉन, न्यूमैन, न्यूमैन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और एक है फिशर, फिशर, FISCHER, फिशर। और एक और आता है बच्चों, वेज डैश, वेज डैश, वेज डैश। बच्चों ये 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूला में पढ़ना। मैंने क्या क्या बोला एक बार फिर सुन लीजिए। हम जो चीज पढ़ रहे हैं बच्चों वो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, वो 3D मॉलिक्यूल के लिए। 3D मॉलिक्यूल मतलब आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई देगा जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है। याद रखना sp3 कोई भी हाइब्रिडेशन प्लेनर नहीं होता, कृपया उसको आप प्लेनर ना समझिए। आप प्लेनर नहीं होता ही नहीं है, वो फ्लैट मॉलिक्यूल होता ही नहीं। वो तो हमें बस दिखता है। कैसे? अगर मैं ऐसे बना दूं एथेन, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये फ्लैट मॉलिक्यूल है? आप क्या समझ रहे हैं कि ये प्लेनर है? आप ऐसा समझ रहे हैं कि प्लेनर है, तो बच्चों ये प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप कार्बन आपका sp3 है। अगर ये कार्बन sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल चीज कभी प्लेनर नहीं होता। ये तो आपको समझाने का तरीका, ये प्लेनर कभी संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये फ्लैट मॉलिक्यूल नहीं, ये 3D मॉलिक्यूल है। अब ये 3D मॉलिक्यूल है तो हमें समझाने के लिए 2D मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। और 2D मॉलिक्यूल हम अपने तरीके से नहीं बनाएंगे, जो पहले से दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा, हम उसी के थ्रू आपको बताएंगे। तो अपने अपने जेई और नीट के सिलेबस में सॉ हॉर्स से क्वेश्चन आता है, न्यूमॉन जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और फिशर और वेज डैश की बात मतलब एक दिन बात करेंगे। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो बड़ा सिंपल प्रश्न है कि सर हमारे पास 3D मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसको 2D मॉलिक्यूल में अच्छे समझने के लिए हमारे पास सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है, न्यूमॉन प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन है, वेज डैश प्रोजेक्शन है। ये 4 प्रोजेक्शन हमारे सामने है। कृपया थोड़ा सा इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, तो ये तो पता चले कि हमारे पास 2D मॉलिक्यूल को, सॉरी 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई बात? सिंपल है। आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न ये है कि सर सॉ हॉर्स कैसे बनाते हैं? सॉ हॉर्स कैसे बनाते हैं? आपने ये ले लिया, एक एक करके देखते हैं। वैसे सॉ हॉर्स की प्रैक्टिस हम लोग बहुत करने वाले हैं। वैसे हमें इस लेशन में न्यूमॉन पढ़ना, न्यूमॉन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये बात याद रखिएगा। सॉ हॉर्स की प्रोजेक्शन के फॉर्मूला हम लोग बहुत पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। सॉ हॉर्स कैसे बनाते हैं? सर ये सॉ हॉर्स कैसे बनाया जाता है हम बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। सॉ हॉर्स बनाने की टेक्निक, अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, चिंता ना करें। सॉ हॉर्स बनाने की एक टेक्निक शुरुआत बताऊंगा, जिनको लगता है कि सब नहीं आया वो घबराएंगे नहीं। सुनिए, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन कि सर सॉ हॉर्स कैसे बनाया जाता है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है। मैंने बता दिया कि सर सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन एक 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में अच्छे से समझाने के लिए बनाया गया। तो क्या करते हैं, जरा मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एथेन है, एथेन C2H6, और आपको भी पता है कि एथेन प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये फ्लैट मॉलिक्यूल नहीं है, ये 3D मॉलिक्यूल है। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में, सॉरी, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आता है, इसलिए मतलब ये फ्लैट मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये आपका ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये फ्लैट मॉलिक्यूल नहीं है। कृपया इसको आप फ्लैट मॉलिक्यूल ना समझे। इसके सभी के बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। ये ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल सीधा एकदम फ्लैट ऐसा बना, नहीं नहीं,
ये फ्लैट नहीं है, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये सब के सब क्यों? क्योंकि sp3 है, 4 बॉन्ड है और ये कार्बन इसमें टेट्राहेड्रल फिल कर रहा है, तो ये 3D मॉलिक्यूल है। लेकिन हमें तो स्टीरियो समझना है, तो हम इसको 2D में चेंज करेंगे। तो 2D में चेंज करने का एक तरीका जिसका नाम है सोहर्स है। सोहर्स भी किसी 3D मॉलिक्यूल को 2D में चेंज करता है। तो क्या इसका रूल क्या है? रूल फर्स्ट ये है कि सबसे पहले कोई भी अब यहाँ पे दो ही तो है, एक बात कह रहा हूँ, मान लो ब्यूटेन आ गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले दो एडजेसेंट समझते हैं ना? एडजेसेंट मतलब, एडजेसेंट कोई बताएगा? सबसे पहले दो एडजेसेंट कार्बन सेलेक्ट करें। क्या होता है एडजेसेंट? आगे पीछे वाले। एडजेसेंट मतलब जस्ट, जैसे मान लो कि ये कार्बन है तो इसका एडजेसेंट ये होगा। अब ये नहीं होगा, एडजेसेंट मतलब ये और ये, ऐसा नहीं कि एक ये ले लो सर और ये ले लो, नहीं नहीं। अगर आप ये लेते हैं तो या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला, है ना? एडजेसेंट पोजीशन। तो मैंने क्या बोला? दो एडजेसेंट कार्बन सेलेक्ट करें। दूसरा क्या है? गलत बात है। उसके बाद मैंने क्या बोला? एक सेलाइन लाइन, ये क्या होता है सर? ड्रॉ करें। सेलाइन लाइन इसको बोलते हैं, देखो मतलब कुछ एंगल बनाते हो, करीब 45 डिग्री बनाते हो, अगर कोई लाइन आती है उसको सेलाइन लाइन बोलते हैं। सेलाइन लाइन ड्रॉ करें, सेलाइन लाइन। क्या आप मेरी बात समझ गए? सेलाइन लाइन ड्रॉ करें, सेलाइन लाइन। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिए। सेलाइन लाइन, थोड़ा सा मैं इसकी इंग्लिश देख लूँ यार, मैं थोड़ा सा लग रहा है मुझे इंग्लिश में मिस्टेक की। कहाँ गया मेरा रफ कॉपी? गलती नहीं बताने का ना। सॉरी, स्लैंट लाइन, स्लैंट लाइन बोलते हैं उसको। तो स्लैंट लाइन ड्रॉ करें। सर स्लैंट लाइन किसे कहते हैं? मतलब जो 45 डिग्री पे बनाता है उसे स्लैंट लाइन कहते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करें? ध्यान सुनना। अब कैसे बनाते हैं मेरी बात सुनो। अब हमने ये कार्बन ले लिया और ये कार्बन ले लिया, ठीक है? यहाँ तक। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। सब लोग सोहर्स को देखेंगे, बहुत लोगों को सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बच्चों आपको ये लाइन लेना, ले लिया आपने, सही बात है। इसमें एक ये कार्बन को लीजिए, ये कार्बन ले लिया यहाँ पे, और इसमें ये कार्बन ले लिया। ये कार्बन यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब बच्चों क्या करो ना, अब यहाँ पे जो कार्बन है ना, यहाँ पे इस कार्बन पे ना 120 डिग्री पे ना तीनों बॉन्ड को सजा दो। तीनों बॉन्ड मतलब यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं 120 पे। सर 120 कैसे होता है मैं बताना चाहता हूँ। 120 ऐसे दिखता है, क्यों? 120 डिग्री ऐसे दिखता है ना। कैसे सजाएंगे देखो, अगर आप एक ऐसा लगा रहे हैं ना तो 120 ऐसे लगा दीजिए। सिंपल, कितना सिंपल है ना? यही काम यहाँ कर दो। एक यहाँ लगा रहे हो तो 120 यहाँ लगा दो। अगर इसको देखेंगे ना तो ये घोड़े जैसा दिखेगा, 100 हॉर्स। इसी को बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैंने बहुत टफ काम किया क्या? मैंने क्या किया, याद रखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन सेलेक्ट करो, एक स्लेंट लाइन बनाओ, और स्लेंट लाइन में दो एडजेसेंट कार्बन को चिपका दो, और एक कार्बन पकड़ोगे तो उसके 3 बॉन्ड मिलेंगे ना, 3 बॉन्ड में कुछ भी लगा हो सकता है, उसको 120 डिग्री पे चिपका दो। इसे बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 120 नहीं है, लेकिन हम 2D बना रहे हैं इसलिए आपको 120 दिख रहा है। ये 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? अब एक बात और सुनो, आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग ये रोटेट कर सकता है। भाई साहब ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग ये रोटेट कर सकता है। ये सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग क्या कर सकता है? रोटेशन कर सकता है, ठीक है? ये सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग घूम सकता है। तो अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग घुमाएंगे तो एक को फिक्स करके घुमाना, आपको एक को फिक्स करके घुमाना है, तो चलो घुमा भी देते हैं साहब, इस यही घुमा देते हैं। क्या देखिएगा ध्यान से, मैं घुमा रहा हूँ।
तो घुमाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घुमाने के लिए पहले एक सलाइन लाइन बना देता हूँ और एक कार्बन फिक्स कर रहा हूँ। एक कार्बन फिक्स मतलब एक कार्बन में ऐसे हाइड्रोजन है, ऐसे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, एक को फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक को फिक्स किया, दूसरे को घुमाया, दूसरे घुमाऊंगा तो ये दोनों पोजीशन ऊपर चला जाएगा, मतलब सब अपने अपने जगह बदल लेंगे। आप चिंता ना करें, आप केवल बस देखें, अभी आपको फील हो जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ तक ठीक है। अब आगे सुनिएगा, मैं बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैं आपको बात दिखा दूं। मैंने यहाँ पे बच्चों, मैंने यहाँ पे बस ये केवल चीज, ये चीज रोटेट किया तो ये सब चीज रोटेट हो गई, ये सब चीज रोटेट हो गई। अरे एक को पकड़ के दूसरा रोटेट किया, एक को पकड़ के दूसरा रोटेट किया। अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं। बॉन्ड मतलब एक कार्बन पकड़ लो और उसके बीच का दो बॉन्ड पकड़ लो, इसे बॉन्ड, ये बॉन्ड एंगल है। और बच्चों ये भी बॉन्ड एंगल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? देखो अभी भी CH बॉन्ड और अभी भी CH बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला एक बार फिर सुनो। मैंने बोला कि यदि आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और अगर आप रोटेशन करते हैं, यदि आप रोटेशन करते हैं बच्चों, तो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बॉन्ड एंगल कांस्टेंट होता है। बॉन्ड एंगल कांस्टेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड एंगल एकदम बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ घुमा रहे हैं ना, बॉन्ड एंगल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे सुनिए, बॉन्ड एंगल फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड लेंथ भी कांस्टेंट होता है, बॉन्ड लेंथ भी, बॉन्ड की एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, बॉन्ड की एनर्जी भी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई कुछ नहीं बदलता। केवल एक चीज बदलता है, केवल एक चीज बनता है, उसका नाम है डाई हेड्रल एंगल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई हेड्रल एंगल, जिसको बोलेंगे DHL, डाई हेड्रल एंगल। ये केवल चेंज होता है, ये केवल चेंज होता है। प्रश्न ये कि सर होता क्या है। मैं पहले चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। रुक जाओ एक मिनट, मैं ये हटा दूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको डाई हेड्रल एंगल समझाऊं। अब देखिए मैं आपको डाई हेड्रल एंगल समझाता हूँ। डाई हेड्रल एंगल किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसमें चलता हूँ। बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल घबराना नहीं है हमको। हम डाई हेड्रल एंगल समझाने जा रहे हैं। समझिए आप डाई हेड्रल एंगल किसे कहते हैं। पहले बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं, ये और ये, इनके बीच का एंगल ये बॉन्ड एंगल कहलाता है। सही बात है भाई, कोई भी बॉन्ड के बीच में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप CH3H यहाँ भी देखेंगे ना, और यदि आप CH3H यहाँ भी देखेंगे तो बॉन्ड एंगल अभी भी सेम मिलेगा। तो बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बॉन्ड एंगल आपको बता दिया। बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड के बीच में बनने वाला एंगल। लेकिन सर डाई हेड्रल एंगल किसे कहता है, इसको समझिए। डाई हेड्रल एंगल होता है क्या वास्तव में, देखो एडजेसेंट कार्बन के किसी भी CH बॉन्ड या CH3 बॉन्ड, जैसे मान लो कि मैंने ये CH3 बॉन्ड ले लिया, ये CH3 बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड ले लिया, इनके बीच का एंगल सर कैसे पता करेंगे, मुझे बताओ। ये मान लो ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है ऊपर वाला, तो इनके बीच का एंगल ऑलमोस्ट कितना दिख रहा है, 180 दिख रहा है। मतलब यहाँ पर डाई हेड्रल एंगल कितना है, 180 ऑलमोस्ट। मतलब उससे इधर उधर हो सकता है, एक बात कह रहा हूँ। फिर से मैंने क्या बोला, एक बार फिर सुनिए। मैंने क्या बोला, इस कार्बन के किसी भी प्रोजेक्ट का बॉन्ड और इस कार्बन के किसी प्रोजेक्ट के बॉन्ड के बीच का एंगल 180। अभी फिर नहीं होगा, फिर सुनो। जैसे यहाँ पे HH, आप इसको समझो। जैसे इस कार्बन और CH3 के बीच में ये बॉन्ड ऐसे है, और इस कार्बन और CH3 के बीच में ये बॉन्ड ऐसे है। इसके देख नहीं रहे हो, ये बॉन्ड देखो, ये देखो, ये बॉन्ड ऐसे है ना, और ये बॉन्ड ऐसे है। तो अगर मैं इसको पास में रख के बनाऊं तो आपको डाई हेड्रल एंगल 120 के आसपास, ये थोड़ा सा 180 के आसपास दिखेगा। मतलब देखो यहाँ पर डाई हेड्रल एंगल 120 के आसपास। आप मुझे बताइए कि जब मैंने सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट किया तो डाई हेड्रल एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। क्या आप मेरी डाई हेड्रल एंगल समझ पा रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ डाई हेड्रल एंगल किसे कहते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी समझाता हूँ, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। डाई हेड्रल एंगल क्या है बच्चों, जरा मेरी बात को समझिए। आपको मैं 3D मॉलिक्यूल में समझाता हूँ डाई हेड्रल एंगल क्या है। मैं थोड़ा सा अभी इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला को नहीं पकड़ना चाहता। जैसे हमारी बात समझिए, जैसे मान लो कि ये आपको यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, सही है, दोनों जो कार्बन है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दिया, ऐसे ये बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। ये CH3 बॉन्ड है, यह एंगल होगा ना, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड लगा दिया। मेरी बात समझो, ये बॉन्ड लगा दिया मान लो,
तो इसके बीच और ये जो बॉन्ड है ना, ये और ये डाइहेड्रल एंगल मिलता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत दूरी पे, तो ऐसे ऐसे पता चलेगा कैसे? अभी देखो ये एंगल अब कितना है, 0 है। ये एंगल कुछ बदला कि नहीं बदला? एंगल कुछ बदला कि नहीं बदला? एंगल कुछ बदला कि नहीं बदला? एंगल बदला ना, शायद इसी को डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। बॉन्ड एंगल तो नहीं बदलता, क्यों? देखो बॉन्ड ऐसे रहता है, आप घुमाएंगे तो सब साथ ही घूमेगा। ये दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल तो चेंज होता ही नहीं, बस डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि आप सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन करेंगे ना, तो कभी हो सकता है डाइहेड्रल एंगल सामने सामने हो, 0 हो, 110 अंश हो, 15 हो, 20 हो, 60 हो, 70 हो, कुछ भी। एक बात कह रहा हूँ, डाइहेड्रल एंगल बदल जाता है। चलो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, समझ में आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे जरा देखो, ये C और CH3 है, समझो यार, ये C और CH3 है। पहले कार्बन के एडजेसेंट का बॉन्ड C और CH3 यहाँ पे है, और यहाँ पे C और CH3 है, यहाँ पे C और CH3 यहीं पे है, C और CH3 ये वाला देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसके बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना? 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना इसका बीच। अरे यार ये और ये 0 ही तो है। हाँ, ऊपर होता तो 180 होता है ना। बात को समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो कि मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि मैं एक ही ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये CH3 ऐसे होता और ये CH3 ऐसे होता, तो ऐसे बनाते हैं ऐसे, तो डाइहेड्रल एंगल लग रही है। ये कौशिक पटेल कौन है? कौशिक पटेल, हेलो कौशिक पटेल, कौशिक पटेल आवाज जा रही है? थोड़ा सा ध्यान रखा कर यार, घर परिवार संभाला कर, लेकिन घर ध्यान रखा कर यार, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सोहर्स एक बार फिर देखते हैं, जरा देखिए सोहर्स क्या होता है, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। सोहर्स मान लो ये बनाना है, जरा सब लोग देखिए। मान लो कि मुझे इसका, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन, तो क्या करो ना, कोई भी 2 कार्बन ले लो। जैसे मान लो कि मैंने एक कार्बन ये ले लिया, एक कार्बन ये ले लिया, ले 2 कार्बन। ध्यान सुनना, अब इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड कौन कौन से? 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड, एक 2 हाइड्रोजन है और एक इथाइल है। बात नहीं समझ पा रहे हो यार? जो कार्बन लोगे उसके पास 3, आपको कोई ना कोई ग्रुप एटम दिखाई देगा ना, जिसके पास 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा और एक कितना बड़ा ग्रुप, एक इथाइल दिखाई दे रहा। भाई 2 एडिशनल कार्बन लोगे तो 3 बॉन्ड तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना, जो होगा वही लेना पड़ेगा। अब क्या करो, एक से लाइन एक ऐसे लाइन बना दो, बना दिया। अब इसमें एक कार्बन बना दो, बना दिया, और 120 का पहले एक ये लिखो, और फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये तो इसका वाला हो गया, है ना। अब इसका ले लो, कार्बन ले लिया। अब इसमें क्या क्या है मुझे बताओ, इसमें क्या क्या है? इसमें आपके 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मान लो ये बना दिए, 2 हाइड्रोजन, और एक इथाइल ग्रुप है, इथाइल, इथाइल मतलब C2H5 बन गया सोहर्स, है ना। अब इस सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन कर सकता है। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? क्या आपको सोहर्स समझ में आ गया? सोहर्स कैसे बनता है? भाई देख लो, ऐसा नहीं कि पेपर है तो बाउंस कर जाओ, क्या है, बहुत सिंपल काम है। हाँ, आप ऐसा नहीं कि मैं सर आप ऐसा ही क्यों बना रहे, ये ऊपर ही क्यों है, ये ऊपर ही क्यों है, इधर ही क्यों है। अरे साहब, आप रोटेट करोगे तो अलग अलग बन सकता है, आप रोटेट करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सोहर्स ऐसे बनता है, क्योंकि आपको पता ना सिग्मा बॉन्ड के अलग रोटेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बनाते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हमने एक बता दिया कि ऐसे सोहर्स बनता है। तो सोहर्स का टेक्निक समझ में आ गया बच्चों? सोहर्स तो समझ में आ गया। अब हमको जो समझना है वो न्यूमान समझना है। क्या समझना? न्यूमान। अब मैं बताता हूँ, एकदम सुनिएगा ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमान प्रोजेक्शन। ये तो सबको समझ में आ गया सोहर्स। देखिएगा, मैं पहले इसको रफ करता हूँ, न्यूमान प्रोजेक्शन क्या है। न्यूमान प्रोजेक्शन, सोहर्स क्या सभी को समझ में आ गया? सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है? सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं? सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं? सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब आपको न्यूमान सिखाता हूँ, क्योंकि देखो याद रखना, यदि आपको प्रोजेक्शन फार्मूला नहीं आएगा ना, तो अभी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बाउंस कर जाएगा। तो बच्चों, 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करने के सोहर्स फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए। आप देख सकते हैं ना, हमने 2D में चेंज कर लिया, 120 डिग्री बना लिया, जबकि 109 डिग्री 28 मिनट है। अब एक और है जिसको बोलते हैं न्यूमॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हमें इसी को पढ़ना है। न्यूमॉन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमॉन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ध्यान सुनना, न्यूमॉन प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
अब जैसे कैसे इसको बताएंगे, बड़ा थोड़ा तकलीफ होती है शुरुआत में बताने के लिए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। कैसे, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एथेन बना देते हैं। एथेन, ये कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मैं आपको कहता हूँ कि आप एक बार फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे बनाओ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ सही है। व्यूअर मतलब आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मतलब आपको इस मॉलिक्यूल को दिखाना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप ना यहाँ से देखिए, यहाँ से। चलो इधर से कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ। याद रखिए हम लोग 3D मॉलिक्यूल का ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल कंसंट्रेट होकर स्क्रीन पे देखेंगे। बच्चों आप इधर से देख रहे हैं, इधर से, मतलब आपकी आंख में यहाँ बना देता हूँ। ये व्यूअर है, व्यूअर। अब व्यूअर को जरा दिखाओ। जैसे मान लो कि ये 2 कार्बन है, ये टमाटर है, मैंने मेस से भी लेके आया। ये बीच में सिंगल बॉन्ड है बच्चों, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो मैं मेस में गया, इस टमाटर को लेके आया। अब जैसे मान लो कि आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग ये रोटेट कर सकता, रोटेट कर सकता। अब मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे मत देखो, आप इधर से मत देखो। इधर से देखोगे तो आपको दोनों कार्बन दिखाई देगा। मैं कह रहा हूँ इधर से देखो। आप जब इधर से देखोगे तो क्या आपको पीछे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है? ध्यान सुनना, अगर आप सामने से देखो क्या आपको पीछे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं, कार्बन दिखाई दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोला कि आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखो। जब यहाँ से देखोगे बच्चों तो आपको केवल और केवल अब ये कार्बन दिखाई देगा, आपको बैक साइड वाला कार्बन नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखते हैं, एक एक लाइन में समझाते जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यूअर इस मॉलिक्यूल को सामने से देखेगा तो उसको फ्रंट वाला कार्बन दिखाई देगा, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन। तो बच्चों फ्रंट कार्बन को डॉट से दिखाते हैं, डॉट से। जो कार्बन दिखाई दे रहा है उसे डॉट से दिखाते हैं। फ्रंट मतलब सामने वाला कार्बन। और उसको बच्चों बैक साइड वाला कार्बन, बैक साइड, बैक को एक और इंग्लिश बोलते हैं रियर, REAR, उसको रियर कार्बन नहीं दिखाई देगा बच्चों, उसको एक इस सर्किल से बनाते हैं। क्या आप हमारी बात समझ गए? क्या आप हमारी बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो बच्चों होता क्या, न्यूमॉन क्या बोलता है कि ये फ्रंट कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसको ऐसे दिखा दो। याद रखिए मैं फ्रंट कार्बन बना रहा हूं, ये फ्रंट कार्बन का लाइन है, ये फ्रंट कार्बन जिसको मैंने डॉट से दिखाया, जो व्यूअर को दिखाई देगा, फ्रंट कार्बन। मैं न्यूमॉन सिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से एकदम बिल्कुल अलर्ट होकर सुनिएगा, क्योंकि न्यूमॉन्स के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो है बहुत सिंपल। ये फ्रंट कार्बन हो गया बच्चों, ये बैक साइड वाला कार्बन है। बैक साइड को कार्बन कैसे दिखाएंगे? ऐसे डॉट से दिखाएंगे। इसमें भी 3, इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो मैं सिर्फ 3 हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, अभी मैं कहीं दिखा देता हूँ, कहीं भी। अभी हम कहीं दिखा देते हैं, बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। 1 2 3 दिखा दिया मैंने। सही बात है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? बात समझ में आ गई? क्या ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है? क्या ये कार्बन नंबर 1 है? क्या ये कार्बन नंबर 2 है? क्या हमें कार्बन नंबर 1 आंख से दिखाई दे रहा था, उसको डॉट से दिखा रहा है? क्या कार्बन नंबर 2 जो पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा, क्या उसको सर्किल से दिखा रहा है? क्या कि कार्बन के पास 3-3 बॉन्ड है, हमने दिखा दिए। और बच्चों इसके बाद क्या करो, इन दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को मिला दो। कैसे मिला दो? देखो ये कार्बन हमको दिखाई दे रहा, ये कार्बन हमको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन नहीं दिखाई दे रहा। अब जो कार्बन दिखाई दे रहा, पहले ये कार्बन देखो, ये कार्बन दिखाई दे रहा अंदर वाला, इसके पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। 120 डिग्री बनाना है, ये आपको 120 डिग्री पे बनाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली बॉन्ड 120 डिग्री नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं ये बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन हम 2D मॉलिक्यूल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कॉपी पे बना रहे हैं, तो इसलिए 120 डिग्री ही आपको न्यूमॉन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ये बन गया। और बैक साइड के कार्बन में बच्चों क्या है मुझे बता दो, बैक साइड में क्या 3 हाइड्रोजन है? बैक साइड में क्या 3 हाइड्रोजन है? बैक साइड में, तो बैक साइड का कार्बन कौन सा? ये है। तो 1 हाइड्रोजन ये रहा। देखो बैक साइड पे ही बनाना, अंदर मत, अंदर बॉन्ड मत ले जाना, क्योंकि अंदर तो बना दिया ना आपने, ये बैक साइड है बच्चों। और इसी को बोलते हैं न्यूमॉन, न्यूमॉन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमॉन प्रोजेक्शन फार्मूला। समझिए आप, मैं क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो
मान लो कि मेरे पास ये कार्बन, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कार्बन, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से कार्बन, ये अब मान लो कि मैंने इस पर 3 बॉन्ड लगा दिया। सपोज मान लो कि मान लो इस पर मैंने एक बॉन्ड ये लगा दिया, एक बॉन्ड ये लगा दिया, एक बॉन्ड ऐसे, ऐसे एक बॉन्ड लगा दिया मान लो। अच्छा, आपको डाई हेड्रल एंगल बता रहा हूँ, ये बॉन्ड ऐसे लगा दिया और इसके बस जस्ट पीछे में एक एंगल सेट कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने आपको ये ऐसे एक ये बना दिया, ये आप समझिए जरा। जैसे मान लो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए टमाटर टमाटर के बीच की दूरी मैंने ज्यादा बना रखा। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटी होती है, इसलिए मुझे ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब मैं समझ लीजिएगा, आप समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चों एक हाइड्रोजन ये रहा और उसी के जस्ट पीछे, उसी के जस्ट पीछे ये भी हाइड्रोजन होगा जस्ट पीछे, जो आपको दिखाई नहीं देगा ऐसे। तो जब मैं रोटेट करूंगा तो पीछे वाला ऐसे घूमेगा। तो मेरी बात समझिए, अभी अभी ये अभी ये और ये इनके बीच का ये जो एंगल, इसी को डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। अब रोटेट करूंगा, देखो डाइहेड्रल एंगल ही चेंज हो रहा, देखो अभी डाइहेड्रल एंगल कितना 0 है, देखो अभी आपको डाइहेड्रल एंगल 0। एक बात और सुन लीजिए, इस पेन के पीछे ये जो दूसरा जो कोई भी बॉन्ड लगा रखा हो, या आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने डाइहेड्रल एंगल 0 रखा है। आपको केवल और केवल आगे के 3 बॉन्ड दिखाई देंगे, पीछे के 3 बॉन्ड आपके नहीं दिखाई देने वाले हैं, पीछे के 3 हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई देने वाले हैं, पीछे के कार्बन भी नहीं दिखाई देने वाले। लेकिन जैसे मैंने डाइहेड्रल एंगल को बदला, तो पीछे के कार्बन तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आगे के 3 बॉन्ड और पीछे के 3 बॉन्ड अब धीरे धीरे करके आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। देख लीजिए, देखिए ये डाइहेड्रल एंगल बदल रहा हूँ, देखो डाइहेड्रल एंगल बदल रहा हूँ, डाइहेड्रल एंगल बदल रहा हूँ। अच्छा, मैंने केवल एक ही बॉन्ड यहाँ पे दिखाया, मैंने केवल एक ही बॉन्ड यहाँ पे लगाया हूँ। यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा सकता हूँ, एक नीचे एक इधर, तो आपको 120 इधर दिखेगा, है ना, 120 नीचे दिखेगा। अगर आप मॉलिक्यूल को ऐसे देखेंगे ऐसे, तो ये सॉहर्स हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल को सामने से देखेंगे तो ये न्यूमान हो जाएगा। भाई मॉलिक्यूल को ऐसे 13 तक तिरछा देखो, 20 से देखो थोड़ा सा, ये 100 से दिखाई देगा। 3 बॉन्ड ऐसे 120 डिग्री पर, 3 बॉन्ड ऐसे पीछे भी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक बार फिर समझिए, आप समझिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जब ध्यान से देखें, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपको बात आगे बढ़ाऊं ज्यादा, क्योंकि ये सब बातें लिखी नहीं गई हैं, ये सब बातें मैं अपने मन से बता रहा हूँ। देखो भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 3D मॉलिक्यूल इसका रिप्रेजेंटेशन है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा, और बाद में समझ नहीं आएगा तो भैया तब इसकी हम बारे में कुछ बता नहीं सकते। यहाँ तक ठीक है ना? आगे देखते हैं। ओके, ठीक, डन। अब हमारी बात सुनिए बच्चों, जरा ध्यान सुनिएगा। सुनिए ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बच्चों हमारे पास एक एथेन मॉलिक्यूल है, एथेन मॉलिक्यूल, एथेन मॉलिक्यूल। और एथेन मॉलिक्यूल ऐसे देखने में ऐसा होता है। ये 3D मॉलिक्यूल है, 3D मॉलिक्यूल। और 3D मॉलिक्यूल को अच्छे से समझने के लिए हमें सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। ये 3D मॉलिक्यूल है और ये सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है। ये फ्लैट मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम इसके न्यूमैन बनाएंगे। न्यूमैन कैसे बनाएंगे? न्यूमैन कैसे बनाते हैं? कोई भी 2 एडजेसेंट कार्बन ले लीजिए, इसमें भी वही रूल है। कोई भी, अभी हम और बनाएंगे, ये भी और बनाएंगे, आप चिंता ना करें। कोई भी 2 एडजेसेंट कार्बन ले लीजिए, ले लिया मैंने, ले लिया कोई भी 2 एडजेसेंट। अब जो पहला वाला है, जो ये वाला है, उसको आप सामने से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, इसको डॉट से बना दीजिए, डॉट से बना दिए। इसके पास कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, एक, ये 2, 3। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद बैक साइड वाला आपको दिखाई तो देगा नहीं, बैक साइड वाला कार्बन ऐसा दिखाते हैं। बैक साइड में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है। और अभी मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों, अभी ये मान के चल रहा हूँ ना कि ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, ये जस्ट इसी के पीछे है, इसी के पीछे है। तो मैं अब कैसे दिखाऊं? मैं ऐसे दिखा देता हूँ डॉट डॉट करके, इसी के पीछे, इसी के पीछे, इसी के पीछे। मैं थोड़ा सा इस पेज पे जाऊं, मेरी बात सुनिएगा बच्चों। ये जो दिख रहा है ना, ये फ्रंट कार्बन का CH, अब बैक कार्बन का CH, इसी के बीच का जो एंगल है, इसी को तो कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। समझ नहीं पा रहे हो यार? इसी को डाइहेड्रल एंगल कहते हैं ना भाई। फ्रंट, मैंने क्या बोला? फ्रंट कार्बन का कोई भी बॉन्ड का प्रोजेक्शन, बैक कार्बन का कोई भी बैक का प्रोजेक्शन, इसी के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल है। अच्छा, अगर मान लो कि ये कार्बन रोटेट करके इसके पीछे चला जाए, तो डाइहेड्रल एंगल 0 हो जाएगा। आप समझिए, मैं बताता हूँ, अभी समझते जाइए। अब इस समय क्या है? इस समय इसका डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि 0 कैसे बदल गया ना,
क्योंकि जैसे मान लो कि आप जीरो समझिए, जीरो का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन में अगर आपने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड अगर आपने यहाँ बनाया बच्चों, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, तो जस्ट इसी के पीछे, जस्ट आपको ये बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, जस्ट इसी के पीछे, ये जो मैं ना जस्ट इसी के पीछे बना रहा हूँ मैं, ये दोनों एक दूसरे के पीछे, दोनों नहीं आगे के ये 3 बॉन्ड है ना, इसी के 3 बॉन्ड जस्ट पीछे हैं। इसका मतलब यहाँ पे और इसके बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 है इस समय। क्यों? क्योंकि आपको केवल 3 बॉन्ड ही दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देने वाला, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं। अब अगर आप इधर से देखेंगे, थोड़ा सा उठा कर देखेंगे, तो ये सोहर्स, आप सामने से देखेंगे तो आपको केवल 3 बॉन्ड दिखाई देगा, पीछे के कार्बन, पीछे के हाइड्रोजन नहीं दिखाई देंगे ऐसे। लेकिन आप जैसे पीछे को रोटेट करेंगे बच्चों ना, अब ये तीनों बॉन्ड और आगे के 3 बॉन्ड, 6 बॉन्ड दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी पीछे के कार्बन नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जस्ट इसी के पीछे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाहता हूँ, है ना? तो बच्चों अभी डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0। डाइहेड्रल एंगल अभी भी 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ मैं, देखना, इसको रोटेट कर रहा हूँ 60 डिग्री। तो जब मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो याद रखिएगा, दोनों को नहीं घुमाना ना, जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको फिक्स रखिए और बाकी कार्बन को रोटेट करिए। तो चलिए, ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये बैक वाला कार्बन है। फ्रंट वाला कार्बन तो ऐसे फिक्स है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और बैक वाला कार्बन घूम के 60 डिग्री मतलब इसके बीच में आ गया। 60 डिग्री का मतलब होता है बीच में आ गया, 60 डिग्री का मतलब बीच में आ गया। ऐसे देखो, ये देखो 60 डिग्री, ये बीच में है, ये 60 डिग्री का है, और अभी 0 डिग्री है। तो यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। सही, यहाँ पे कोई दिक्कत है? तो बच्चों जब थीटा 0 होता है ना, तो न्यूमान के इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को बोलते हैं, याद रखिए, न्यूमान के इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को बोलते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स न्यूमान बोलते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि साहब ये ऐसा न्यूमान है जो इक्लिप्स फॉर्म में, इक्लिप्स फॉर्म, ये इक्लिप्स है, इसका नाम है, स्पेलिंग याद कर लीजिए, ECLIPSED। आपको कम से कम ना 2 महीना तो ये बोलना ही पड़ेगा, इक्लिप्स, इक्लिप्स, इक्लिप्स। सर इक्लिप्स किसे कहते हैं? जब उनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 होता है तो उस न्यूमान को इक्लिप्स न्यूमान कहते हैं। और बच्चे इसको बोलते हैं स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड, स्टेगर्ड, स्टेगर्ड। स्टेगर्ड न्यूमान है, मतलब ये न्यूमान का स्टेगर्ड स्ट्रक्चर, स्टेगर्ड, स्टेगर्ड, स्टेगर्ड। क्या आप मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बच्चों, अब आगे सुनिए, ध्यान सुनिएगा। अब आपको पता है बच्चों कि मैंने आपको क्या बोला है कि जैसे आप इधर जैसे इक्लिप्स न्यूमान में चेंज होता है ना, तो वो मात्र 3 किलो कैलोरी ऊर्जा लेके चेंज हो जाता है। अगर आपको उसने 3 फिर से अगर आपने दे दिया ना बच्चों, तो ये फिर से ये इधर में चेंज हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 3 किलो कैलोरी इतना कम है कि ये सराउंडेड से लेता रहता है, फटाफट फटाफट चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इक्लिप्स न्यूमान, इक्लिप्स न्यूमान, इक्लिप्स न्यूमान कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। बात समझिएगा, क्योंकि इसके बीच का जो रोटेशन है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, उसके लिए जो एनर्जी लगती है, मतलब एथेन के लिए, वो मात्र 3 किलो पर मोल लगती है, 3 किलो कैलोरी पर मोल लगती है। रिया पटेल कृपया म्यूट कर लें, रिया पटेल, हेलो रिया पटेल, म्यूट कर लें। हेलो रिया पटेल, हेलो, हेलो रिया पटेल, आपको आवाज जा रही है? रिया पटेल, आगे देखिए बच्चों, अब मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों। तो यदि ये थीटा बच्चों 60 डिग्री से कम हो और 0 से ज्यादा हो, सर ये क्या है? मुझे एक बात बताइए, जब मैं रोटेट करूंगा तो 0 और 60 के बीच में मैं इनफाइनाइट रोटेशन कर सकता हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.2 डिग्री, 1.3 डिग्री, 1.4 डिग्री, कुछ भी। मतलब 0 और 60 में मैं आपके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ बच्चों। इसको 0 और 60 के बीच में कोई भी मतलब इसके बीच में 0 और 60 में 45 बना, 43 बना, 40 बना, 35 बना बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्यू, स्क्यू न्यूमॉन, या इसको गॉस बोलते हैं, GAUCH। समझ गए? नहीं समझ पा रहा? आप समझो, मान लीजिए कि ये मेरा फ्रंट कार्बन है और ये मेरा बैक साइड का कार्बन है, ठीक है, आप समझिए। और मैंने क्या किया ना, 0 और 60 के बीच में कुछ भी बना दिया, कुछ भी बच्चों, कुछ भी, मतलब 0 और 60 के बीच में कुछ, मतलब पहले तो ये फ्रंट वाला कार्बन आपको फिक्स करना है, फिक्स कर दिया, फ्रंट कार्बन में हाइड्रोजन आपने फिक्स कर दिया, यहाँ तक फिक्स है। अब उसके बाद क्या करो ना, उसके बाद क्या करो
कि आप ना बैक साइड से कुछ भी बना लो, कुछ भी, ये देखो, मतलब इतने डिग्री बना लो, इतने, ये एंगल मान लेता हूँ 30 है, मान लेता हूँ सपोज। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्यू है गॉस। अब हमारी बात समझिएगा, अब समझिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जब हम रोटेट करते हैं तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जो अभी हमने आपको 3 दिखाया। 3 मतलब एक तो 0 पे इक्लिप्स न्यूमान, और एक 60 पे स्टेगर्ड, और 0-60 के बीच में जितना भी बनाओ वो सब के सब स्क्यू या गॉस बोलते हैं। हम लोग गॉस का यूज करेंगे, हम उसी का यूज करेंगे, हम इसका नाम यूज करेंगे। तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड के अलग जब हम रोटेट करते हैं तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं, और इसी इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को बोलते हैं कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन 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 एक बार फिर सुन लीजिए। अभी हमने आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं बताया है, अभी हमने आपको कन्फर्मस नहीं बताया है, क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मस दोनों एक ही बात है। अभी हमने उसकी डिफिनेशन नहीं बताई है। फिर सुन लीजिए, अभी हमने आपको उसकी डिफिनेशन नहीं बताई। अभी हम तो आपको ये बताए हैं कि एथेन के मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड को अलोंग रोटेट करते करते एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी को कन्फर्मेशन कहते हैं। कन्फर्मेशन मतलब सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट करते करते आप अधिक से अधिक मॉलिक्यूल को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हमने कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं बताया है। अभी हमने क्या क्या बताया, अब हमारी बात समझिए, फिर से सुन लीजिए हमने क्या क्या बताया। हमने बताया एथेन के मॉलिक्यूल को सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट करते करते हम लोग इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसका जिसका बॉन्ड एंगल सेम होता है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, जिसकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, केवल और केवल उसका लुक बदलता है। लुक मतलब डाइहेड्रल एंगल बदलता है। लुक मतलब कभी सामने सामने, कभी एंगल घुमा के, कभी एंगल घुमा के, और उसी लुक को बदलने से हमने इसको कॉन्फर्मेशन बोला। कॉन्फर्मेशन बोला। एक बात और सुन लीजिए, कन्फर्मेशन मैंने बोल रहा हूँ मैं, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन हमने अभी आपको नहीं बताया। कुछ लोग बुक्स में, कुछ लोग जब पढ़ाते हैं ना तो इसी को कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म बोल देते हैं बच्चों, लेकिन ये कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन अभी भी हमने आपको नहीं बताया। अब बताने जा रहा हूँ, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बताऊँ। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? काम की बात शुरू करें, चलो काम की बात शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा दूंगा। सबसे पहले मैं अपना जो लिख के लिखा हूँ उसको ओपन करता हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत तकलीफ तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं है यार, रोटेट करो 0 पे, डाई हेड्रल एंगल अगर 0 होगा तो उसी को आपका इक्लिप्स बोलेंगे, है ना? यदि डाई हेड्रल एंगल आपका 60 होगा तो स्टेगर्ड बोलेंगे। बस बात खत्म। चलो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि करके ना। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो वास्तविक टॉपिक उस पर पकड़ रहे हैं। बच्चों आज का जो टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मैंने सिखा दिया कि ऐसा स्टीरियो मतलब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ऐसा पेयर, स्टीरियो आइसोमर जो स्टार्ट कर दो जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, डीयू भी सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम हो, आईपीएससी नेम भी सेम हो, बस स्टीरियो केमिकल ना, स्टीरियो केमिकल मतलब उनका जो 3D अरेंजमेंट है ना एटम्स या मॉलिक्यूल का, वो डिफरेंट, एटम्स का, ग्रुप का, वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कैसे, ये C4H8 है, C4H8 मतलब ब्यूटूइन है, ब्यूटूइन को मैंने ऐसे बना दिया, ये दोनों कार्बन और कार्बन सामने सामने है तो ये सीस ब्यूटूइन है। ये दोनों कार्बन डिफरेंट डिफरेंट होती है, ट्रांस ब्यूटूइन है। ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है बच्चों, क्योंकि इनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे, इसमें CH3 सामने सामने है, और इसमें CH3 डिफरेंट टाइप है, तो इसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर 2 प्रकार का होता है, एक कॉन्फिगरेशनल होता है, एक कन्फर्मेशनल होता है। कन्फर्मस, रोटामर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, ये तीनों एक ही नाम है। एक बार फिर सुन लीजिए, कन्फर्मेशनल, रोटामर्स या कन्फर्मस, तीनों एक ही नाम है। अभी हमने आपको जो पढ़ा है वो कन्फर्मेशन है, मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, अब बताने वाला। तो बच्चों अभी जो हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ना, जो ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, जो ऑप्टिकल पढ़ेंगे बच्चों,
बच्चों उसको आइसोलेबल मतलब उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट मतलब यदि दो कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कर सकते हैं उसको आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को सेपरेट नहीं कर सकते। ये ट्रू आइसोमर नहीं है। सर इसका क्या मतलब समझिए, आप मेरी बात समझिए। बच्चों मुझे एक बात बताइए, आपके पास एथेन का तो एक ही मॉलिक्यूल था, अलग ऐसा तो है नहीं कि सर अब मैंने आपको न्यूमॉन दे रहा हूँ, स्टेगर्ड दे रहा हूँ। बच्चों ये ट्रू आइसोमर क्यों नहीं है, ये आइसोमर है क्यों नहीं? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही मॉलिक्यूल को रोटेट कर करके कंपाउंड बना रहे हैं। भाई वास्तव में तो ये तो एक ही मॉलिक्यूल है जिसका नाम एथेन। समझ नहीं पा रहे हो यार? क्या हमने अलग अलग दो दो एथेन लिया? नहीं, हमने क्या किया, हमने बोला कि सर मेरे पास एक एथेन है, क्योंकि इसमें धक्का मुक्की लगता है, वंडरवाल लगता है, इसलिए घूमेगा। तो घूमेगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो एक ही कंपाउंड है ना, एथेन एक ही मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल तो है नहीं। अब एक ही मॉलिक्यूल को रोटेट करने करने से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बच्चे मुझे बता दीजिए आइसोमरिज्म किसे कहता है? आइसोमरिज्म किसे कहता है? दो या दो से अधिक कंपाउंड ऐसे जो डिफरेंट, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। बच्चों इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप एथेन के कंपाउंड को मॉलिक्यूल को घुमाएंगे ना, तो इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, यहाँ तक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ तक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल मतलब आपको क्या लगता है, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो नीमान की रिएक्शन अलग होगी, स्टेगर्ड की अलग होगी? कुछ नहीं भाई साहब, हम एथेन मॉलिक्यूल लेंगे उसके रिएक्शन कराएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये सब आइडेंटिकल एक ही मॉलिक्यूल को रोटेट कर करके ना हम आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीका बता रहे हैं। बाकी तो ये मॉलिक्यूल एक है ना, तो एक मॉलिक्यूल में तो कभी आइसोमरिज्म हो नहीं सकता। तो बता देता हूँ ये कभी भी ट्रू आइसोमर नहीं है। अब प्रश्न ये है कि सर ये नॉन आइसोलेबल कैसे है? भाई साहब इसको सेपरेट कैसे करोगे, मुझे बताओ। एक ही पेन है, मैं घुमा रहा हूँ, बोलो ये पेन ऐसे है, ये पेन ऐसे है, ये पेन ऐसे है। अब मैं बोलूँ देखो इस पेन में ये दो पेन ऐसे दिखाई देगा, इस यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, यहाँ नीचे दिखाई देगा। तो साहब एक ही पेन को आप रोटेट कर रहे हैं तो वो अलग अलग कंपाउंड कैसे हो गए, वो अलग अलग मॉलिक्यूल कैसे हो गए? वो तो एक ही मॉलिक्यूल है। अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे? ऐसा थोड़ा है कि सब न्यूमॉन स्टेगर्ड अलग कर लो, इक्लिप्स अलग कर लो, स्क्यू गॉस अलग कर लो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये याद रखिएगा, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म नॉन आइसोलेबल है, इसको कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सेपरेट करेंगे उसके टॉपिक में, आगे एक देखते जाते हैं। अब कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म मैंने अभी बताया बच्चों की, मान लीजिए पहला कार्बन है जिसको फ्रंट कार्बन बोलते हैं, जिसको डॉट से दिखाते हैं। रियर कार्बन है, इसको बैक से दिखाते हैं, ये सेकंड नंबर कार्बन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि ये फ्रंट कार्बन के पास तीन बॉन्ड है, ऐसे तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, ठीक है, ये तीन बॉन्ड है। बच्चों बैक साइड में ये जो बैक साइड वाला, अब इनके बीच का जो एंगल वो कितना है, 0 है, तो इसी को इक्लिप्स बोलते हैं, इक्लिप्स। और यदि मैं घुमा के डाई हेड एंगल को 60 डिग्री कर दी है, 60 डिग्री, तो इसको बोलते हैं स्टेगर्ड या न्यूमैन बोलते हैं। बच्चों यहाँ से यहाँ चेंज होने के लिए मात्र 3 किलो कैलोरी एनर्जी लगती है, और यहाँ से यहाँ बदलने के लिए 3 लगती है। इसलिए ये बार बार अपने आपस में चेंज होते रहते हैं। ये 3D मॉलिक्यूल है एथेन का मॉलिक्यूल, इसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला का सहारा लिए। न्यूमैन ऐसे ही बनाया जाता है, न्यूमैन में मॉलिक्यूल को सामने से देखा जाता है तो सामने वाला कार्बन दिखेगा, बैक साइड वाला कार्बन नहीं दिखेगा। अब सामने के कार्बन का जो बॉन्ड है, बैक साइड का कार्बन का जो बॉन्ड है, इनके बीच का जो एंगल, उसी को डाइहेड्रल एंगल कहते हैं, DHA। अगर वो डाइहेड्रल एंगल 0 है, 0 कब होगा, जब ये बॉन्ड के जस्ट पीछे ये बॉन्ड, तो डाइहेड्रल एंगल 0 है। और बच्चों को उसी को इक्लिप्स कहते हैं, इक्लिप्स कहते हैं सबसे ज्यादा, इसी को कहते हैं इक्लिप्स न्यूमैन, ठीक है यहाँ तक। और इसी को बोलते हैं स्टेगर्ड, तब जब वो पीछे का बॉन्ड एंगल घुमा के 60 कर देंगे। मतलब किसी एक को घुमाना, रोटेट करना, पीछे को रोटेट करना, सामने वाले को नहीं रोटेट करना। अब एक बार फिर सुनिए बच्चों, 0 और 60 के बीच की जितनी भी स्ट्रक्चर है उसको गॉस या स्क्यू कहते हैं, वैसे हम लोग गॉस का यूज करेंगे। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे, जरा सर आपने कैसे डिसाइड किया, मैं आपको बताता हूँ फिर से दोबारा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे डिसाइड किया? मुझे बच्चों एक बात बताओ, या ध्यान सुनना। आपको पता है ना, मैंने दो प्रकार की तकलीफ बताया था। दो प्रकार की तकलीफ क्या क्या बताया था, आप सोचो। मैंने क्या बोला था कि कोई भी मॉलिक्यूल क्यों घूमता है? मैंने क्या बताया था अगर आपको याद हो? मैंने बोला था बच्चों कि इस, देखो याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया था? मैंने बोला था टॉर्सिनल, टॉर्सिनल, टॉर्सिनल स्ट्रेन, टॉर्सिनल तनाव। क्या बोला था मैंने? याद रखिएगा, फ्रंट फ्रंट कार्बन के इलेक्ट्रॉन और बैक साइड कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो रिपल्शन है, ये रिपल्शन, इसी को टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। तो बच्चा मुझे बता दो, यहाँ पे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का जो CH बॉन्ड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन पास पास में है। और यहाँ देखो फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और बैक कार्बन के CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर है। अब किसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा लगेगा? इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम लगेगा, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन।
मैक्सिमम लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे भाई? यहाँ पे फ्रंट कार्बन, उसी के जस्ट पीछे बैक कार्बन, ये दोनों पास पास में है। याद है टॉर्सल स्ट्रेन किसे कहते हैं? टॉर्सल स्ट्रेन किसे कहते हैं? अंदर के लोन पे, अंदर के इलेक्ट्रॉन के कारण जो स्ट्रेन लगता है। अब सही डिफिनेशन क्या है? फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड के लोन पेयर, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बैक कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी धक्का मुक्की, जो रिपल्शन होता है, उसी को टॉर्सल स्ट्रेन कहते हैं। और बच्चों इक्लिप्स न्यूमॉन के केस में ये मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में होता है, वो 0 डिग्री पे होता है। और स्टेगर्ड के केस में ना ये बहुत मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनना। ये तो हो गया टॉर्सल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया था वान डर वाल स्ट्रेन। वान डर वाल स्ट्रेन क्या होता है? जैसे इस यहाँ का कोई भी फ्रंट कार्बन का कोई भी ग्रुप या एटम, बैक साइड का कोई भी ग्रुप या एटम के बीच में जो धक्का मुक्की होता है उसे वान डर वाल स्ट्रेन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं वान डर वाल स्ट्रेन भी इक्लिप्स के लिए मैक्सिमम है और इसके लिए मिनिमम है। मिनिमम क्यों है? क्योंकि इस ग्रुप और इस ग्रुप के लिए लगभग आपका बहुत दूर है, तो मतलब इसके बीच में रिपल्शन बहुत कम लगेगा। तब मुझे एक बात बताइए, अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? सर सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेगर्ड है। उसके बाद क्या है? इसकी हुआ गॉस है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो इसमें टॉर्सल स्ट्रेन कम लगेगा, कुछ तो इसमें वान डर स्ट्रेन कम लगेगा। और सर सबसे बेकार हमारा इक्लिप्स है। अच्छा, सबसे बेकार इक्लिप्स है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। बात समझ में आ रहा? और इसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, सबसे कम होगी। क्या आप मेरी बात समझ गए? अब दोबारा आते हैं उसी पेज पे। याद रखिएगा, पुराना टॉपिक हमेशा पढ़ के आया करो, जो भी पढ़ाई करो। तो मैंने क्या बोला? स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेगर्ड है। क्यों? क्योंकि उसका थीटा 60 डिग्री है, ये बहुत दूर दूर है। दूर दूर है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी कम लगेगा। जो बड़े बड़े ग्रुप यदि लग जाए तो उनके बीच में रिपल्शन कम लगेगा, तो इसलिए 60 डिग्री है, तो इसलिए स्टेबल ज्यादा है। गॉस क्यों है? क्योंकि ये जीरो से लेकर 60 डिग्री के बीच में बनता है, इसलिए ये सेकंड नंबर पर। ये 0 में है तो ये सबसे ज्यादा दुखी रहता है। सबसे ज्यादा दुखी स्ट्रक्चर यही है, सबसे ज्यादा। कौन? इक्लिप्स। क्यों? इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, मेरी बात समझिएगा, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है, इसमें सबसे ज्यादा वान डर वाल स्ट्रेन लगता है, इसमें सबसे ज्यादा टॉर्सल स्ट्रेन लगता है, इसलिए सबसे कम स्टेबल है। ये सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये है कि इसकी एनर्जी भी कम है, इसमें वान डर स्ट्रेन भी कम है, इसमें टॉर्सल स्ट्रेन भी कम है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि न्यूमॉन प्रोजेक्शन में या एथेन के कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेगर्ड है, उसके बाद गॉस है, फिर इक्लिप्स। अब आगे फिर सुनिए, मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। इनफाइनाइट कन्फर्मेशन फॉर एथेन आर पॉसिबल। मैंने बताया है कि सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट करते करके आप इनफाइनाइट कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी याद रखिएगा, मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन नहीं बताई अभी तक, मैं केवल कन्फर्मेशन बता रहा हूँ। कन्फर्मेशन मतलब सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट करें, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है? कि जितने भी आप इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो नॉन आइसोलेबल है, मतलब उनको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? यार कैसे कर पाओगे? एक ही पेन को घुमा रहा हूँ तो पेन एक ही तो है, इसको अलग कैसे कर पाओगे? एक इसको सेपरेट करना पॉसिबल तो है नहीं। मतलब एक एक कंपाउंड का ये केवल लुक बदल रहा है, केवल लुक, मतलब केवल इसका लुक बदल रहा है कि 0 पे इक्लिप्स है, 60 पे ये है, तो ऐसे। बाकी मॉलिक्यूल तो एक ही है ना। अब आगे सुनिएगा। अच्छा, हम आपको समझाते हैं, आप जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको आज जैसा आपको लग रहा है, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 सिलेंडर है। आप समझिए, जरा हम समझाते हैं। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 सिलेंडर है। हमने, आपको क्या लग रहा है, हमने दोनों में एथेन भर लिया, एथेन गैस भर लिया दोनों में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये न्यूमान हो जाएगा सर, ये इक्लिप्स हो जाएगा? ऐसा होगा? आपको क्या लगा सर इस सिलेंडर में हमने एथेन का न्यूमान भर रखा है, इसमें इक्लिप्स भर रखा? ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी सेपरेट ही नहीं होगा भैया। न्यूमान और इक्लिप्स तो एक ही इसी के तो फॉर्म है। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि सर इस एथेन के सिलेंडर में, इस एथेन के सिलेंडर में जो जो आपका स्टेगर्ड है उसका पॉपुलेशन संख्या ज्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। इतना आप कह सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। समझ नहीं पा रहे हो यार? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एथेन के 2 अलग अलग सिलेंडर नहीं बना सकते। आप ये न्यूमान बना लो सर, ये स्टेगर्ड बना लो सर,
ऐसा नहीं है कि दोनों आइसोलेबल नहीं हो सकते ना, ये दोनों तो एक ही मॉलिक्यूल है, उसका हम केवल लुक बदल रहा है, केवल रोटेट करके बदल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक न्यूमान का सिलेंडर बना लिए और एक एक स्टेगर्ड का सिलेंडर बना लिया, ऐसा नहीं है। आप एक सिलेंडर में एथेन के मॉलिक्यूल भरेंगे तो इतना आप कह सकते हैं लोगों से कि साहब इस मॉलिक्यूल में ना जो स्टेगर्ड है ना उसका पॉपुलेशन संख्या मॉलिक्यूल का ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल, इतना कह सकते हैं बस। आप ऐसा नहीं कि दो अलग अलग सिलेंडर बना लें और दो अलग अलग सिलेंडर बना के बोले कि सर ये एथेन के लो मॉलिक्यूल को मैंने सेपरेट कर लिया, कभी ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एथेन एक ही मॉलिक्यूल है, उसका हम केवल लुक बदल रहे हैं, केवल लुक बदल रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है तो आगे सुनिए। तो जितने भी कन्फर्मेशन है वो नॉन आइसोलेबल है। अब उनकी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल बॉन्ड एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहता है, केवल वनली डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, केवल डाइहेड्रल एंगल ही बदलता है। डाइहेड्रल एंगल किसे कहते हैं पता है ना? फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड, बैक कार्बन के CH बॉन्ड, इनके बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल है। यदि ये दोनों सामने तो जीरो है, रोटेट करोगे तो ऐसे और ऐसे कुछ ना कुछ एंगल आएगा, ये डाइहेड्रल एंगल किसे, इसकी डिफिनेशन सुनो। डाइहेड्रल एंगल किसे कहते हैं? इट इज इंटरफिशियल, इंटरफिशियल मतलब ये कार्बन का CH, इट इज इंटरफिशियल एंगल बिटवीन फ्रंट CH बॉन्ड एंड बैक CH बॉन्ड, बैक CH बॉन्ड, इसके बीच का एंगल। कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे, देखो एंगल है ना, पास में रख के बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे बता पाओगे। तो इंटरफिशियल एंगल है, सामने सामने, इंटरफिशियल मतलब ये और ये एंगल है, समझ गए? फ्रंट CH और बैक साइड के CH के बीच का जो एंगल उसे डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। वहां पे CH के अलावा कुछ और भी आ सकता है, याद रखिए, लेकिन मैं एथेन के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ बच्चों। यदि डाइहेड्रल एंगल जीरो हो या आप 60 से ज्यादा रोटेट कर देंगे 120, तो फिर से जीरो जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कैसे? अभी दिखा रहा हूं मैं। और यदि घुमाते घुमाते 240 लेके आए तब भी वो जीरो जैसे दिखाई देगी। जीरो जैसे मतलब एक हाइड्रोजन के जस्ट पीछे दूसरा हाइड्रोजन अपने आप आ जाएगा। आप रोटेट करते जाइए, आप पहले पहले जीरो पर रखिए, 60 पे ले जाइए, 120 पे ले जाएंगे ना, वो फिर से वैसे ही आ जाएगा। फिर से वैसे मतलब जो सामने वाला CH बस्ट, सामने वाला CH बॉन्ड फिर से सामने सामने आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री ये बिल्कुल सेम होता है और इसी को इक्लिप्स बोलते हैं। इक्लिप्स स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि फ्रंट का CH और बैक का CH दोनों एक सीध में आ जाना, इसी का डाइहेड्रल एंगल जीरो होता है। बस स्टेगर्ड किसे कहते हैं? यदि डाइहेड्रल एंगल 60 हो, 180 और 300 तो इसका स्टेगर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अभी भी आपको कन्फर्मेशन आइसोमर की डिफिनेशन नहीं बताया हूँ। मैंने ये बोला कि कन्फर्मेशन किसे कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड के अलावा रोटेशन करने से बहुत इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं जिनकी जो नॉन आइसोलेबल है, जिनको जिनका बॉन्ड एंगल सेम होता है, जिनकी बॉन्ड लेंथ सेम हो, जिनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, केवल डाइहेड्रल एंगल बदलता है। मैंने केवल इतनी ही जानकारी आपको दी है और कुछ नहीं बताया। और एक जानकारी और दी है कि इसमें इक्लिप्स भी कुछ होता है, इसमें स्टेगर्ड भी कुछ होता है, इसके बीच में 0 और 60 के बीच में इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है जो इसकी हुआ है गॉस के। मैंने आपको इतना ही बताया। आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट देखे एक एक करके। मुझे बताइए बच्चों, क्या एथेन की स्ट्रक्चर है 0 डिग्री वाला? ये कितने डिग्री वाला? 0 डिग्री वाला। अच्छा, हम इसी मॉलिक्यूल को घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं, देखो इसी मॉलिक्यूल को इसमें घुमा रहे हैं, इसी मॉलिक्यूल को इसमें घुमा रहे हैं, इसी मॉलिक्यूल को इसमें घुमा रहे हैं। बताइए पहला वाला मॉलिक्यूल ही घुमा रहे हैं, पहले मॉलिक्यूल को 60 डिग्री पे घुमाए, बोलो ये बनेगा नहीं बनेगा? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इक्लिप्स। दिख रहा है इक्लिप्स कैसे है? क्योंकि फ्रंट वाला CH बैक वाला CH सामने सामने, थीटा 0 है। ये कौन सा है? स्टेगर्ड। फिर 60 पे घुमाओ, इक्लिप्स। फिर 60 पे घुमाओ, मतलब 180 हो जाएगा, स्टेगर्ड। 240 पे इक्लिप्स, 60 पे, 300 पे स्टेगर्ड, 360 पे। बच्चों 360 पे ये जो सातवां स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये पहला पहला मतलब इक्लिप्स के बिल्कुल सेम ही बनेगा। मेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी मॉलिक्यूल को 0 पे तो ठीक है, पहले 0 पर रखो, फिर 60 पे घुमाओ, स्टेगर बनेगा। ठीक है, फिर 60 और घुमा दो, 120 पे घुमाओ, फिर इक्लिप्स बन जाएगा। फिर 180 पे घुमाओ, फिर स्टेगर बन जाएगा। फिर आप 100 फिर घुमाओ, फिर वो बन जाएगा। बात समझ में आ गया? अब ठीक है, ध्यान सुनिए, अब सब लोग देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम खींच रहा हूँ। सर ये क्या होता है? मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, बताते हैं, जरा ध्यान सुनिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप समझ गए तो समझ लीजिए, आपको डिफिनेशन समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉलिक्यूल्स को घुमा घुमा के चेक किया, तो मुझे पता चला
कि सर मॉलिक्यूल्स को घुमाएंगे तो 0 और 60 के बीच में हमको दो ही स्ट्रक्चर दिखाई देगी, एक इक्लिप्स और स्टेगर्ड, और बीच में सभी स्ट्रक्चर को गॉस बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब देखिएगा जरा से, तो मैंने एथेन के पहले मॉलिक्यूल को रोटेट किया 60 डिग्री पे, तो दूसरा बना, है ना। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर सिंपल है, बहुत टफ नहीं है स्ट्रक्चर, आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब इसी को मैं घुमा रहा फिर से, तो 120 पे बनाऊंगा, तो ये क्या बनेगा, तीसरा स्ट्रक्चर। मैं फिर 120 पे 180 पे घुमाऊंगा तो क्या बनेगा, ये चौथा स्ट्रक्चर। फिर घुमाऊंगा 120 पे, तो कितना हो जाएगा, 6, 120, 180, 240, ये बनेगा पांचवा स्ट्रक्चर। फिर 300 पे घुमाऊंगा, ये बनेगा छठवां स्ट्रक्चर। फिर 360 पे घुमाऊंगा, ये बनेगा सातवां स्ट्रक्चर। सातवां आपका पहले की तरह बराबर होता है, याद रखिएगा। दुनिया का ऐसा कोई भी चीज नहीं है ना जिसको 360 पे घुमा दे और वो पहले की तरह ना हो। यदि मैं आपको पहले, आप ऐसे हैं 180 पे पटक दूं तो ऐसे हो जाएंगे, फिर दोबारा 180 पटक दूं तो आप दोबारा सीधे हो जाएंगे। सीधा मतलब जैसे मैं आपको लेके पटका था ना, वैसे आप दोबारा हो जाएंगे। मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है ना जो 360 पे ना बिल्कुल अपनी तरफ दिखना शुरू ना हो जाए, जैसे था वैसे दिखेगा। तो बच्चों उसके बाद हमने क्या किया ना, इस मॉलिक्यूल्स को देख कर ना पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ये इसको आप सुन लीजिए, आप इसको आदत डाल लीजिए, बार बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का कुछ कहानी खींचेंगे। ये क्या है समझिए आप इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता क्या है ना, कि वाई एक्सिस पे हम एनर्जी लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, एनर्जी। और एक्स एक्सिस पे हम डाइहेड्रल एंगल लेते हैं, थीटा। डाइहेड्रल एंगल समझते हैं ना, 0 पे, 60 पे, 120 पे, 180 पे, वो ये यहाँ पे क्या लेते हैं, डाइहेड्रल एंगल लेते हैं। और यहाँ क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। कैसे, जरा देखिएगा, मैं बना रहा हूँ, सबको जरा ध्यान सुनिएगा, पहले समझिए, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। मैं किसका बना रहा हूँ, मैं किसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ, एथेन का। किसका बना रहा हूँ, एथेन का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अब मुझे कोई बताएगा 0 डिग्री पे, आप देख भी लीजिए, 0 डिग्री पे बच्चों, 0 डिग्री पे यदि कोई स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, आप देखिए जरा, मैं आपको बना दो जरा, उसको वो दिखा देंगे बच्चों। आप इस 0 डिग्री पे देखिए, आप इसको 0 डिग्री पे देखिए, आप ये 0 डिग्री पे है, इसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्स, इक्लिप्स बोलेंगे। तो क्या इसमें धक्का मुक्की बहुत ज्यादा है, क्या इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है, क्या इसमें वॉन डेर वाल्स बहुत ज्यादा है, तो क्या इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब ये 0 डिग्री पे ग्राफ में सबसे ऊपर आएगा। अब इसका जरा देखिए, इसका इसका क्या इसमें धक्का मुक्की बहुत कम है, क्या इसमें टॉर्शन स्ट्रेन भी बहुत कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम आएगी। क्या इसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, क्या इसकी एनर्जी कम आएगी, क्या इसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, क्या इसकी एनर्जी कम आएगी। क्या आप हमारी बात समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब देखिए मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम खींच के बता रहा हूँ, देखिए कितना सिंपल है। ये पेज नंबर 3 ले लीजिए। अब देखिए जरा, तो पहले मैंने यहाँ शुरू किया, क्यों, ये 0 डिग्री पे, याद रखिए 0 डिग्री पे। अभी डिग्री बनाते हैं, यहाँ शुरू किया मैंने, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट किसका, इक्लिप्स का। ये स्ट्रक्चर नंबर 2 किसका, स्टेगर्ड का। स्ट्रक्चर नंबर 2, ये फिर से स्ट्रक्चर नंबर 3 किसका, फिर से इक्लिप्स का। स्ट्रक्चर नंबर 4 किसका, स्टेगर्ड का। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसमें रिपल्शन बहुत कम है। ये कौन सा, ये 5 का। ये कौन सा, ये 6 का। ये कौन सा, ये आपका 7 का। मैं फिर से लिखना चाहता हूँ, एक बार समझिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या सर, ये क्या है सर, अद्भुत अद्भुत कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल काम है। मैंने क्या बोला, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये इक्लिप्स है ना, इक्लिप्स है ना, सब धक्का मुक्की बहुत ज्यादा है। ये कितना है सर, ये इसका एंगल कितना है सर जी, इसका एंगल 60 है। इसका एंगल कितना है सर, इसका एंगल, अच्छा ये मैंने जानबूझ के बनाया, क्यों, ताकि मेरी स्ट्रक्चर अच्छे से बने। ये ऐसा बनता नहीं है ऐसे, ताकि मैं सीधा सीधा बना पाऊँ। ये कुछ नहीं है, लाइन नहीं है, ये लाइन कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा कुछ लाइन नहीं है, हटा दिया। और ये 60 पे हो गया। ये कौन सा हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया सर। ये कौन सा हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया सर। ये कौन सा हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। मैंने 7 स्ट्रक्चर बनाई है 0 से लेकर 60 के बीच में। ये कौन सा हो गया, 5 हो गया। ये कौन सा हो गया, 6 हो गया। और ये बताइए मुझे सातवां, क्या सातवां बिल्कुल फर्स्ट की तरह दिख रहा है, फर्स्ट की तरह। अब आगे सुनिए, ध्यान सुनते जाइए, तो आगे देखिए, आगे जरा देखिए बच्चों, ये बताओ डाइहेड्रल एंगल इसका कितना है, इसका डाइहेड्रल एंगल कितना है, इसका डाइहेड्रल एंगल 120 है। इसका डाइहेड्रल एंगल कितना है, 240 है। पांचवा कितना, पांचों के नीचे बना रहा हूँ ना, पांचवे का कितना है, 300। और क्या मैं गलत बना रहा हूँ, यहाँ पे 180, ये कितना है 180, ये कितना है
ये 240, ये छठा कितना, छठे का 300, और सातवें कितना, सातवें का 360। ठीक है यहाँ तक, ओके। मुझे बताओ क्या ये मिनिमा है, क्या ये मिनिमा है, मिनिमा मिनिमा, क्या ये मिनिमा पोजीशन है, क्या ये पी डायग्राम में मिनिमा पोजीशन है? मुझे बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पी डायग्राम में मिनिमा 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 पोजीशन पे, मिनिमा पोजीशन पे कौन कौन से स्ट्रक्चर बने हैं? सर जी सेकेंड वाले, सर फोर्थ वाले, और सर सिक्स वाले। ध्यान सुनिएगा सब लोग, एकदम बिल्कुल मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो भी स्ट्रक्चर मिनिमा पे होते हैं उसी को कन्फर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, या कन्फर्मस, कन्फर्मस या रोटामर्स, रोटामर्स। क्यों? क्योंकि यही स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी कम है, कम है, इसकी एनर्जी कम है। कम कैसे है? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे नीचे की तरफ। क्या आप हमारी बात समझ गए? मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यदि आपने किसी से पढ़ा होगा बच्चों, तो क्या बताता है, मेरी बात सुनो। वो ये बताता है ना कि जब सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट करेंगे तो जितनी स्ट्रक्चर बनेगी उसी को कन्फर्मेशन आइसोमर बोलते हैं। बच्चों नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। फिर से सुन लीजिए, जब सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट करते हैं तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनती है, उसको कन्फर्मेशन कहते हैं, कन्फर्मेशन। उसमें क्या क्या होता है? वो नॉन ऑसिलेबल होता है, उसका बॉन्ड एंगल सेम, उसकी बॉन्ड एनर्जी के सेम, उसकी सब कुछ सेम, केवल डाई हेड एंगल मतलब केवल उसका लुक बदलता है। और लुक बदलने से जब इसका हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो मिनिमा पे जो भी स्ट्रक्चर लाई करेगा, मिनिमा पे जो स्ट्रक्चर पड़ेगा, मिनिमा पे जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, केवल हमारा यही कन्फर्मेशनल आइसोमर है, और केवल इसी को कन्फर्मर्स कहते हैं, और केवल इसी को रोटामर्स कहते हैं। याद रखिएगा। अब इसको मैं तीन भाषा में बोलता हूँ, ध्यान सुनिए। एथेन के 0 से लेके 60 डिग्री के बीच में, वैसे 0 से 60 की बात करूंगा क्योंकि 0 पे मिनिमम है और 60 पे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इसके बीच की बार बार स्ट्रक्चर वही रिपीट होती है बार बार। क्यों? आपको अच्छे से पता है 0 पे 60 पे बार बार रिपीट होती है। फिर बात ध्यान सुनिएगा सब लोग। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? सुनिए हम क्या बताना चाहते हैं। तीरथ आवाज तो जा रही है ना? ओके ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, एक बार फिर बोलता मैं, सुनिए मैंने क्या बोला। 0 से लेके 60 डिग्री में यदि किसी एथेन के मॉलिक्यूल को रोटेट करें कि एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनती है जिसको कन्फर्मेशन कहते हैं। सही है। लेकिन इसका स्टेबल कन्फर्मेशन आपका सेकेंड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर और सिक्स है। इसी को कन्फर्मेशनल आइसोमर कहते हैं, या इसी को कन्फर्मर्स कहते हैं, या इसी को रोटामर्स कहते हैं। मतलब कन्फर्मेशन का स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है उसी को कन्फर्मेशन आइसोमर या कन्फर्मर्स या रोटामर्स कहते हैं। कान ऐसे पकड़ लो, घुमा के पकड़ो, घुमा के मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो भी स्ट्रक्चर मिनिमा पे लाई करेगा, मिनिमा पे होगा, उसी को कन्फर्मेशनल आइसोमर कहते हैं, उसी को कन्फर्मर्स कहते हैं, उसी को रोटामर्स कहते हैं। सिंपल। समझ नहीं पाया? समझ गए? समझ गए सब लोग? क्यों? तीरथ बी पटेल, बायोलॉजी स्टूडेंट, समझ गया? तीरथ पटेल जे स्टूडेंट। हाँ सर। अनवी पटेल आपको समझ में आया? हाँ सर। शुभम क्लास में हो के चले गए? हूँ सर, अभी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म को डिफिनेशन समझ में आ गया किसे कहते हैं? याद रखिएगा, हाँ सर। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म को डिफिनेशन जो मिनिमा पे लाई करेगा ना, मतलब जो स्ट्रक्चर स्टेबल हमारे लिए वही हमारा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब इसकी एनर्जी हाई है, तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन आइसोमर नहीं है। याद रखिएगा, कन्फर्मेशन आइसोमर हमारे सेकंड वाले हैं, फोर्थ वाले हैं और सिक्स वाले। चलिए काम की बातें शुरू करें। अब तो मुझे आशा है कि आपको कन्फर्मेशन आइसोमर समझ में आ गया होगा। आप सोचिए, मुझे कन्फर्मेशन आइसोमर बताने के लिए मुझे कितनी कहानी बतानी पड़ी केवल डिफिनेशन बताने के लिए। आप समझ लीजिए, मुझे डिफिनेशन बताने के लिए मुझे डायग्राम तक आपको लेके आना पड़ा। पहले डाई हेड एंगल समझाना पड़ा, उसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन सिखाना पड़ा, फिर रोटेट कर करके साथ स्ट्रक्चर बनानी पड़ी, फिर उसका पी डायग्राम बनाना पड़ा। अब एक बात सुनिए बच्चों, ये तो एथेन का मॉलिक्यूल हो गया। किसका मॉलिक्यूल हो गया? एथेन का मॉलिक्यूल।
बच्चों मान लो कि अब आपने प्रोपेन मॉलिक्यूल सुना, ध्यान सुनिएगा, प्रोपेन मॉलिक्यूल, मान लीजिए आपने प्रोपेन मॉलिक्यूल सीखा कि सर प्रोपेन मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला बहुत सिंपल काम है, मैंने क्या बोला, प्रोपेन खींच लो, CH3 CH2 CH3। याद रखिएगा प्रोपेन का हम सीख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक और दो ले लो, ये रहा एक और दो, ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बताइए, इस कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन है, सही बात है, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है ना, बोलो। तो मैं हाँ सर। एक बात और सुन लीजिए, आप किसी भी कार्बन को फ्रंट और किसी भी कार्बन को रियर ले सकते हैं, बैक साइड ले सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने इस सेकंड वाले को फ्रंट ले रहा हूं, तो मतलब क्या मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं, हाँ सर। बाकी जगह सेम होगा, क्या यहाँ पे CH3 होगा, बाकी जगह सेम होगा, क्या यहाँ पे CH3 होगा, बाकी जगह सेम होगा, क्या यहाँ पे CH3 होगा, बाकी जगह सेम होगा, क्या यहाँ पे CH3 होगा, बाकी जगह सेम होगा। अरे यही तो कर रहा हूँ मैं, अलग क्या कर रहा हूँ, बाकी जगह सेम होगा ना। कुल मिला के जो आप एथेन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सेम टू सेम प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनेगी। बस जो मैं, अच्छा यहाँ पे मैंने जो सेकेंड कार्बन उसको मैंने फ्रंट वाला लिया है, तो सेकंड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, मैंने मिथाइल ग्रुप को ऊपर लगाया। वैसे कोई रूल नहीं है कि आप ऊपर लगाइए, लेकिन प्रयास करिएगा जो भी बड़े ग्रुप हो या जो भी ऐसे ग्रुप हो जो भी कार्बन से रिलेटेड हो, उसको फ्रंट मतलब टॉप पे ही दिखाइए। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो स्ट्रक्चर हमने जो अभी ड्रॉ करके आपको सिखाया था, नीचे वाली जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपका एथेन की स्ट्रक्चर है, ये एथेन का पीई डायग्राम। और बच्चों जब जब आप प्रोपेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, अच्छा अगर आपने प्रोपेन की अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। लेकिन बच्चों यदि आपने प्रोपेन की स्ट्रक्चर इसी के ऊपर ड्रॉ किया ना, ये थोड़ी सी इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, देखो थोड़ी सी एनर्जी इसकी ज्यादा, देखो थोड़ी सी इसकी एनर्जी ज्यादा है। मतलब ऊपर वाला ये जो डायग्राम है ना, ये प्रोपेन की स्ट्रक्चर है, और ये वाला डायग्राम आपकी एथेन की स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझिए, यदि आपने प्रोपेन की स्ट्रक्चर अलग बनाया होता ना, तब आपको कोई बड़ा छोटा नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि प्रोपेन की स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे ही दिखाई देगी, ऐसे ही दिखाई देगा ना प्रोपेन की स्ट्रक्चर। लेकिन यदि हमने दोनों का कंपैरिजन किया ना, तो एथेन की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, प्रोपेन की थोड़ी सी ज्यादा। समझ में आ गया? तो क्या आपको कंफर्मेशन आइसोमर समझ में आ गया, क्या आपको स्टेगर समझ में आ गया, क्या आपको न्यूमॉन समझ में आ गया? अभी आगे कहानी सुनते जाइए, अभी तो शुरू हुआ है बस। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कन्फर्मेशनल आइसोमर किसे कहते हैं या कन्फर्मर्स किसे कहते हैं। उसको बताने से पहले मैं जो लाइन बोल रहा हूँ बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए। एथेन के इनफाइनाइट, एक्स्ट्रा टॉपिक है, कन्फर्मेशनल बनेंगे, कन्फर्मेशन बनेंगे, इनफाइनाइट कन्फर्मेशन बनेंगे, सही है। और सब के सब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मत क्यों होंगे? क्योंकि आप एक ही मॉलिक्यूल को बार बार घुमा रहे हो, तो वही मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है। आइडेंटिकल होंगे, नॉन आइसोलेबल है, मतलब इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। केवल डाइहाइड्रल एंगल क्या हो जाता है, बदल जाता है। डाइहाइड्रल एंगल बदल जाता है मतलब इसका लुक बदल जाता है, लुक मतलब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बदल जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब आगे सुनिए, आगे यहाँ वनली हमने एथेन के कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर को बात की है जो कि इनफाइनाइट होगा, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात नहीं की है। यह तो पी डायग्राम जो मिनिमा पर लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग डील करेगा। अब आपको डिफरेंशियल बता रहा हूँ, आपको डिफरेंशियल बता रहा हूँ, डिफरेंशियल सुनिए। दोस्त कन्फर्मेशन, ऐसे कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर विच लाई, कन्फर्मेशन समझ रहा ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो जो भी स्ट्रक्चर ना, जो भी स्ट्रक्चर पी डायग्राम में मिनिमा पे लाई करेगा ना, उसी को वास्तव में कन्फर्मेशनल आइसोमर कहते हैं या कन्फर्मर्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर में जो भी मिनिमा पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा ना, जो मिनिमा पे जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वही हमारे लिए कन्फर्मेशन आइसोमर, बाकी नहीं। मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2, 4 और 6 वाला ही हमारा कन्फर्मेशन आइसोमर है। इसके बाद की कोई भी स्ट्रक्चर हमारे लिए कन्फर्मेशन आइसोमर नहीं। हाँ, सबके सब कन्फर्मेशन तो है, लेकिन कन्फर्मेशन आइसोमर नहीं है, क्योंकि कन्फर्मेशन आइसोमर का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो मिनिमा पे लाई करता है, लोएस्ट पे, वही हमारे लिए होता है। एक बात और सुन लीजिए, आपको पता है ना कि एथेन के मॉलिक्यूल में जितने भी स्ट्रक्चर है ना, कन्फर्मर्स बने हैं, उन सभी की एनर्जी सेम है। कैसे? आप बताइए, ये यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, ये यहाँ पे है 2 वाला, 4 वाला, सेम वाला। एथेन के मॉलिक्यूल्स के सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम है, उसी को डिजनरेट बोलते हैं। अच्छा, अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये हर प्रकार के केस में संभव नहीं है, ये एथेन के केस में संभव है, बाकी केस में उल्टा सीधा भी आ सकता है। मतलब एथेन के केस में यदि आप एनर्जी डायग्राम देखेंगे ना, कन्फर्मेशन को देखेंगे, तो सबको आपकी एनर्जी देखो जरा, ये सबको, ये देखो एनर्जी, ये देखो एनर्जी, ये देखो एनर्जी,
सेम दिख रही है ना सेकंड और फोर्थ और सिक्स की। तो मैं क्या बोलूंगा, एथेन के केस में जो कंफर्मेशन हम बनाते हैं, जो कंफर्मेशन आइसोमर बनाते हैं, उसी को डिसलेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? हमारा ये प्रोपेन रहा, मैंने आपको बता दिया प्रोपेन में हमने इसको फ्रंट वाला कार्बन लिया, इसको बैक वाला कार्बन लिया। फ्रंट में हमारे पास क्या क्या है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। देखो जरा, एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है फ्रंट वाले में, बाकी बैक में सब सेम है। अब इसको रोटेट करते जाइए, इसी को रोटेट तो करना, बाकी मिथाइल तो अपनी जगह पड़ा रहेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, है ना। एथेन और प्रोपेन के पी डायग्राम सेम ही होगा, वनली प्रोपेन का पी डायग्राम थोड़ा एनर्जी अधिक होता है, बस तो मैंने बता दिया। बच्चों एक बात और सुन लीजिए, ये जो कन्फर्मेशनल है इसका मतलब आइडेंटिकल होता है, ये ग्रीक भाषा शब्द है, इसका हिंदी मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब ये आपके ट्रू आइसोमर नहीं है, ये ट्रू आइसोमर नहीं है। क्यों ट्रू आइसोमर नहीं है? क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होता है। आपको ऐसा नहीं कि आप रिएक्शन कराने के लिए आप आज न्यूमान लेंगे कल स्टिगर लेंगे, नहीं, आपको एथेन का मॉलिक्यूल लेना, रिएक्शन करा। एक बात और सुन लीजिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ओनली न्यूमान प्रोजेक्शन में लुक में डिफरेंस दिखता है, मींस डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, याद रखिएगा। और वो किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो उसका डाइहेड्रल एंगल अपने आप चेंज होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एथेन के किसी भी मॉलिक्यूल में या कोई भी कंफर्मेशन आइसोमर सबके सब आइडेंटिकल होता है बच्चों, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है, केवल उनका लुक बदलता है। लुक मतलब देखेंगे तो पीछे वाला बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, कभी दिखाई देगा 6-6 बॉन्ड, मतलब न्यूमान, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, गॉस, यही सब लुक दिखाई देगा, मतलब डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है। एक बात और सुन लीजिए, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इक्लिप्स को स्टैगर्ड को सेपरेट नहीं कर सकते, ये आपस में इतने फास्ट रैपिडली चेंज होते रहते हैं ना, और सब कुछ एक ही है, इसलिए इनको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बात और सुन लीजिए, ध्यान सुनिए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्यूटेन, जो जेई में आता है, जो नीट में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा इसलिए तो आता होगा, और ब्यूटेन पढ़ने के बाद ये टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त। तो कल तो ये टॉपिक समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल हम लोग क्या सीखेंगे, कल हम लोग ये सीखेंगे कि सर वास्तव में मॉलिक्यूल्स को हम लोग ना इक्लिप्स बोलना है, ना गॉश बोलना है, ना कुछ बोलना है। तो बोलना क्या है? जब ब्यूटेन की स्ट्रक्चर सीखेंगे तो हम बाद में सीख पाएंगे बोलना क्या है। एक बार मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, मेरी बात समझिए बच्चों। देखो एग्जाम में तो हमारा मोटे तौर पे आएगा क्या, सुनो, एग्जाम में खूब मिलाकर घुमा फिरा के लास्ट में पूछेगा कि पहले ये बात सुनो, बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं। मैंने क्या बोला आज? मैंने आपको कुछ नहीं बहुत सिखाया, मैंने आपको बहुत हल्का फुल्का नॉर्मल से, कल मैं आपको हॉर्स और न्यूमान दोनों एक साथ क्वेश्चन कुछ करेंगे हम लोग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बार बार बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। मैंने आपको पूरी एकदम बिल्कुल सब कुछ डिटेल बता दिया, एकदम ध्यान सुनिए। मैंने क्या बोला कि बच्चों जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एथेन का मॉलिक्यूल है, ये 3D मॉलिक्यूल है, हमें 2D मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए हमें न्यूमान प्रोजेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें कोई भी 2 एडजेसेंट कार्बन ले लिया, और इसमें पहले वाले कार्बन को डॉट से दिखाइए और दूसरे वाले कार्बन को ऐसे सर्किल से दिखाइए। पहले कार्बन के पास आपको 3 बॉन्ड दिखाई देगा, फिलहाल यहाँ पे 3 बॉन्ड में हाइड्रोजन है, तो आप केवल हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे हाइड्रोजन को दिखा दीजिए। और दूसरे वाले कार्बन के फिलहाल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यदि आपने इसके जस्ट पीछे दिखाया दूसरे वाले कार्बन के जस्ट 5 वाला दिखाया, तो बच्चों इसमें थीटा जो होता है, डाइहेड्रल एंगल जो होता है वो 0 होता है, और इसी को हम इक्लिप्स बोलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इक्लिप्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, इक्लिप्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन यदि आपने इसी स्ट्रक्चर को फ्रंट वाला कार्बन या बैक वाला कार्बन, और फ्रंट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आपको ऐसे दिखा दिया, आपने फिर से ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ऐसे, और बैक वाले कार्बन के पास यदि आपने ऐसे दिखा दिया, ये बैक वाला कार्बन है, थोड़ा सा ऊपर से दिखा रहा हूँ, है ना, और इसके बीच में यदि आपने थीटा कितना कर दिया, 60 डिग्री कर दिया, तो बच्चों इसी को स्टेगर्ड बोलते हैं, स्टेगर्ड। और इसके बीच के जितने भी स्ट्रक्चर है ना, 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कुछ भी बनाओ बच्चों, उस सभी को बोलते हैं गॉश। गॉश ही बोलेंगे, गॉश। कुछ लोग इसको स्क्यू भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग गॉश का यूज करें, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो टॉर्सल स्ट्रेन है ना, वो बहुत कम लगता है, मिनिमम लगता है। टॉर्सल स्ट्रेन मतलब जो फ्रंट का CH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बैक साइड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम है, क्योंकि दूर दूर है ना। इसमें जो वॉन्डर स्ट्रेन है वो भी बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ पे मैं बहुत बड़ा ग्रुप लगा दूं, इनके बीच में रिपल्शन कम लगेगा, क्योंकि बहुत दूर है। तो बच्चों इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और इन दोनों के मिनिमम होने से इनकी एनर्जी भी कम होती है, और जिनकी एनर्जी कम होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब इसमें क्या है बच्चों,
इसमें टॉर्सो स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्रंट का CH का जो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, बैक साइड का जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, दोनों एकदम पास पास में, दोनों जस्ट पीछे पीछे, तो यहाँ रिपल्शन बढ़ जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम, है ना। और वंडर स्ट्रेन भी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इक्लिप्स के लिए TS और VS दोनों मैक्सिमम होता है। इससे इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? इसकी जिससे एनर्जी, इससे इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और इस ये जो फॉर्म होता है ये अनस्टेबल होता है, मतलब स्टेबल कम होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। तो यदि मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेगर्ड, फिर स्क्यू या गॉश, और फिर आपका आपका इक्लिप्स फॉर्म स्टेबल होता है। अब इसी को घुमा घुमा के रोटेट चेंज कर लो, घुमा घुमा के चेंज करना। और इन दोनों, अच्छा ये दोनों आपस में रोटेट करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपस में जो इन्वायरमेंट से इसको मिल सकता है। अच्छा इस रोटेशन से ना, इस रोटेशन से इसके सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। और मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको एथेन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया, एथेन का। मैंने आपको प्रोपेन सिखा दिया, प्रोपेन का कॉन्फर्मेशन। और मैंने बोल दिया कि इन दोनों बस इतना ही डिफरेंस है कि इन दोनों का डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही, बस प्रोपेन की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, मैंने यही बोला। हाँ यदि आप अलग अलग बनाते हैं तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या एनर्जी छोटा है क्या बड़ा, स्केल तो मेजर तो नहीं करेंगे। लेकिन यदि मैं दोनों को एक साथ बनाऊँ तो उसका थोड़ा एक साथ बनाऊंगी, ठीक है। और मैंने आपको इन दोनों के बारे में खास बात बताया क्या कि एथेन के मॉलिक्यूल मतलब डिजनरेट होते क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन ये सभी के लिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि सभी की एनर्जी सेम होगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एथेन के मॉलिक्यूल में ऐसा है। बात समझ में आ गया? और मैंने इसका डिफिनेशन क्या बताया कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाए और जो भी कर्व पोटेंशियल एनर्जी, जो भी मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के मिनिमा पे लाई करेगा, वही हमारा कन्फर्मेशन आइसोमर है, वही हमारा कन्फर्मस है, वही हमारा रोटोमर्स है। और क्योंकि वो स्टेबल होता है इसलिए हम उसी को पढ़ते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गया? मैंने क्या क्या बताया पूरा क्लियर हो गया? किसी को डाउट, किसी को कोई भी डाउट? बच्चों एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारी बातें और सुन लिया जाए, 5 मिनट और सुन लो हमारी बातें, ताकि मैं आज आपको बिल्कुल याद करा के भेजूँ। देखो बच्चों मैंने कोई बहुत चाइनीज भाषा नहीं बोला है, मैंने आज आपको शोहर्स समझाया। शोहर्स किसे कहते हैं? कोई भी दो एडिसेंट लाइन लो, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो और एक एक आदमी को पकड़ के 120 डिग्री चिपका दो, दूसरे को पकड़ के 120 डिग्री चिपका दो, उसको शोहर्स बोले। क्यों? क्योंकि आप ऐसे देख रहे हैं तो आपको दोनों दिखाई देगा। लेकिन न्यूमैन कैसे देखना? मॉलिक्यूल को आपको ऐसे देखना, ऐसे ऐसे दिखाई देंगे तो ये दिखाई देगा, इसके 3 बॉन्ड दिखाई देंगे। और पीछे वाला बॉन्ड यदि इसके पीछे है तो वो नहीं दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल जीरो, इसी को इक्लिप्स बोलते हैं। अब इसको रोटेट कर करके इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैंने एक बार फिर सुन लीजिए, एक बार मैं क्या बोला कि बच्चों एथेन के मॉलिक्यूल को, एथेन का मॉलिक्यूल ध्यान सुनिएगा, एथेन के हमारे पास जो मॉलिक्यूल हो वो अगर हम सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट करते हैं तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी को कन्फर्मेशन कहते हैं। कन्फर्मेशन याद रखिए, मैं कन्फर्मेशन बोला हूँ, इसी को कन्फर्मेशन कहते हैं। सही बात है। लेकिन इसी कन्फर्मेशन में जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में मिनिमा पे लाई करता है, लाई किस पर लिख लीजिए, मिनिमा पे लाई करता है, वही हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर वास्तव में होता है। और उसी को कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, उसी को कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, या उसको कन्फर्मस कहते हैं। याद रखिए कन्फर्मस कहते हैं, या इसको रोटामर्स कहते हैं। ये तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। और बच्चों मैंने एक बात और बताई, ये जो कन्फर्मेशन होती है, ये जो कन्फर्मेशन होता है, सॉरी कन्फर्मेशन जो इनफाइनाइट होते हैं, ये नॉन आइसोलेबल है, मतलब किसी को सेपरेट नहीं कर सकते। ये नॉन आइसोलेबल है, नॉन आइसोलेबल है। इनकी बॉन्ड एंगल भी सेम होता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी भी सेम होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है। केवल इनका ना लुक बदल जाता है, केवल इनका लुक जो है ना वो चेंज हो जाता है, लुक चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डाइहेड्रल एंगल है ना वो चेंज होता है, इसलिए उनका न्यूमैन जो लुक है ना, न्यूमैन लुक, कौन सा लुक? न्यूमैन जो प्रोजेक्शन का जो लुक है ना बच्चों, वो आपको चेंज दिखाई देगा, इक्लिप्स दिखाई देगा, स्टेगर्ड दिखाई देगा, गॉश दिखाई देगा, ये सब दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखें। यहाँ तक ठीक है ना? एक छोटी सी बात और बता दूं, एक छोटी सी बात आपको ज्ञान की बातें और सिखा देता हूँ जिससे आपको तकलीफ नहीं होगा। बच्चा मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। ये ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, फिर भी आप
जैसे बहुत लोग की आप क्लास सुनिएगा, बहुत लोग का कंफर्मेशन सुनिएगा, बहुत लोग का लेक्चर सुनिएगा, तो आपको ना जितना मैंने डिटेल बताया है ना, आपको कुछ न कुछ कमी बाकी में सब में दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा नहीं फील हो रहा तो कभी जरूर सुन के देखिएगा, है ना। अब आगे देखिए बच्चा, मैं आपको एक और बता दूंगा। जैसा मान लो कि बच्चा हमारे पास ये CH3 मॉलिक्यूल है, ये CH3 मॉलिक्यूल है, ये CH3 मॉलिक्यूल है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड sp3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका नाम है, सही बात है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसका मैं मॉलिक्यूलर डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ सुनिए क्यों करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाना चाहता हूँ। मुझे बताओ बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये क्या बना रहा हूँ, ये देखो यार, ये ऐसे, ये पहले ऐसे बना दिया मैंने, ये ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे, ये है सिग्मा बॉन्ड, और फिर यहाँ पे ऐसे बना दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे पी ब्लॉक का दूसरा सिरा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन वाला गोलाकार होता है ना, यहाँ पे ऐसे बना दिया, और यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम, ये CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड है। फिर से यहाँ पे एक पी ब्लॉक 3 बना ना, 3 पी ब्लॉक, ऐसे पी ब्लॉक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे बहुत सिंपल, बहुत टफ नहीं बना रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा हूँ, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ तक दिख गया। तो बच्चों जब आप रोटेट करते हैं ना, तो रोटेट करने से होता क्या है ना, अच्छा कोई भी बॉन्ड तब स्ट्रांग होता है ना, तो यहाँ पे जो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग का क्षेत्र, ओवरलैपिंग रीजन। तो बच्चों ओवरलैपिंग रीजन जितना ज्यादा अच्छा होता है, वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है। जब आप इसके अलॉन्ग रोटेट करते हैं ना, जब इसके अलॉन्ग रोटेट करते हैं ना बच्चों, जब इसके अलॉन्ग आप रोटेट करते हैं ना बच्चों, तो इस ओवरलैपिंग रीजन पे ना कोई चेंज नहीं आता, नो चेंजिंग ओवरलैपिंग रीजन। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन से मॉलिक्यूल क्यों रोटेट कर जाता है, क्या कोई दिक्कत नहीं आती है, वो आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों होता क्या है, यहाँ इसी से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जब हम रोटेट करते हैं बच्चों ना, तो इस ओवरलैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों यदि पाई ओवरलैपिंग हुआ हो तो सोचो, जैसे आपने रोटेट किया तब पाई ओवरलैपिंग क्या हो जाता है, टूट जाता है बच्चों। इसलिए पाई बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग जैसे रोटेट करते हैं बच्चों, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जहां पे सिग्मा बॉन्ड एक्शन ओवरलैपिंग हुआ है। तो मुझे आशा है कि आज आपको कंफर्मेशन आइसोमर की पूरी कहानी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। यह ऑर्बिटल डायग्राम है, मैंने बहुत सिंपल भाषा में बना दिया, आप देख लीजिएगा। मैं आज आपको दोपहर में जो मेरे पास नोट्स है उसको भेज दूंगा, कॉपी जरूर कर लेना, अपनी भाषा में जरूर लिखना। स्टेगर, न्यूमान, प्रोजेक्शन ये सब याद कर लेना, स्पेलिंग याद कर लेना, डाई हेड एंगल उंगल सब क्या होता है देख लेना। कल हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कल समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक। प्रयास ये करो कंफर्मेशन आइसोमर की कल कहानी समाप्त हो। बच्चों ये 3D तो है, लेकिन इतना सिंपल है ना कि एक बार दिमाग में आ गया ना, तो ऑर्गेनिक बस केवल देखने में लोगों को डरावना लगता है, बाकी सिंपल होता है। मैंने आपको जो भी कंसेप्ट बताया बच्चों, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप किसी और कंसेप्ट को फॉलो ना करें, आप हमारे कंसेप्ट को फॉलो करें, चिंता ना करें, बिल्कुल सही कंसेप्ट है। जेई में ये लिखेंगे आपको पूरा आंसर आएगा। तो बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कंफर्मेशन आइसोमर अच्छे से समझ में आए होगा। तो आज क्लास क्लोज करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।